आंसू, चीख, चित्कार, डर, सब कुछ माहौल है इस वक्त यूक्रेन में। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है। उसी के साथ इस खबरों के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। खबर यह है कि यूक्रेन के नागरिकों को रूस ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। रूस ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन के लोग खुफिया विभाग की इमारतों से दूर रहें, यानी वो जगह जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की हैं, उन जगहों से सामान्य नागरिकों को दूर रहने की सलाह रूसी एजेंसी स्पुतनिक ने दी है। उसके हवाले से खबर आ रही है। रूस की नजर यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर है। माना यह जा रहा है कि आज देर रात तक कीव और खार्किव के तमाम सैन्य ठिकानों पर रूस खतरनाक हमले कर सकता है। आज सुबह से ही रूस बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, आक्रामक दिखाई दे रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं, मिसाइलों से टैंकों को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा जा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हिदायत दी गई है ताकि जो सिविलियंस है, जो आम नागरिक हैं, वो इन सैन्य ठिकानों से दूर चले जाएं ताकि जान माल का आम व्यक्ति को नुकसान ना हो। सैन्य इमारतों से दूर रहने की बात कही गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर भी आ रही है, वो ये है कि रूसी सेना ने खार्किव के रिहायशी इलाकों में मिसाइल से एक बार फिर हमला बोला है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। जैसा तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ऐसा हमला ये आज सुबह का है खार्किव का। वहां पर ये मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल भी आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। और इसी हमले में एक भारतीय छात्र की, मेडिकल छात्र की दुखद मृत्यु भी हुई है। और अभी जो हमला हुआ है खार्किव में, उसमें बताया गया अस्पताल को निशाना बनाया गया है। अब अस्पताल भी महफूज नहीं रहे, वो अस्पताल जहां पर बीमारों का, घायलों का इलाज चल रहा है, उस अस्पताल को टारगेट बनाया है रूसी सेना ने। तो जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि इस लड़ाई का एक तरीके से पुतिन का एक नया चेहरा है, क्रूर चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। वही बात हो रही है। बहुत से सामान्य नागरिक मारे जा रहे हैं। सैन्य ठिकानों के इतर भी आम लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। जिसमें एक पहली खबर आज हिंदुस्तान के लिए भी बुरी आई, जब हमारे कर्नाटक का एक युवा छात्र 21 साल का हमारे बीच से चला गया। आपको हमने दिखाया कि ये बारूद, ये बम, ये यूक्रेन की धरती पर लगातार बीते 6 दिनों से बरस रहे हैं। आपने ये भी सुना कि कैसे वहां के नागरिक इस वक्त बेहाल हैं। और आपने ये भी देखा कि यूक्रेन में फंसे हमारे नौजवान छात्र अपने को इस युद्ध के हालात में बेबस पा रहे हैं। आज यूक्रेन की चीख और चीत्कार में हर हिंदुस्तान का दर्द भी शामिल हो गया है। खार्किव में जब हमारे देश के छात्र नवीन शेखरप्पा खाने पीने का सामान लेने के लिए सुबह सुबह एक मॉल में गए, तो वहां पर एक क्यू में लगे थे, तभी वहां अचानक बम बरसा और नवीन की इसमें मौत हो गई। वो दुख हिंदुस्तान का सामूहिक दुख और शोक बन गया है। कर्नाटक का रहने वाला छात्र महज 21 साल का था और जो परिस्थितियां थी वो ये दिखा रही थी कि वो भूख से लाचार था। इसीलिए कुछ खाने का सामान लेने के लिए जब कर्फ्यू हटा खार्किव में, तो पास के एक मॉल तक गया था ताकि खाने का सामान वो स्टोर कर सके। लेकिन यही बात उसके लिए जानलेवा साबित हो गई। युद्ध बर्बादी और सिर्फ बर्बादी लाता है। पीढ़ियां तबाह होती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं। इसीलिए इस रूस यूक्रेन युद्ध में सवाल उठता है कि आखिरकार इस युद्ध में कितने और खलनायक हैं। एक एक करके सब खलनायकों के नाम आपके सामने रखते और आपको तय करना है कि इस यूक्रेन रूस के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक कौन है। ये 4 चेहरे हैं। इन चारों चेहरों के आसपास दुनिया की तमाम कूटनीतिक, सैन्य, सामरिक ताकतें जो हैं, जो तमाम पॉलिसी है, वो इन 4 चेहरों के आसपास चल रही है। शुरुआत करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, जिन्होंने यूक्रेन पर, जिनके आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला है। एक नाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूरोप के जरिए रूस पर दबाव बना रहा है, नेटो सेनाओं के जरिए, जिससे पहले यूक्रेन का पहले अमेरिका मन बढ़ाता है, मन जीतता है। और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, तो अमेरिका ने और अमेरिका के साथ साथ नेटो की सेना ने अपने हाथ, अपने पैर पीछे खींच लिए और यूक्रेन को मरने के लिए एक तरीके से छोड़ दिया है। या फिर सबसे बड़ा विलेन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ज़ेलेंस्की लगातार 6 दिनों से
युद्ध तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा बहुत बड़ी तादाद में उठाना पड़ रहा है यूक्रेन के लोगों को और यूक्रेन में रहने वाले तमाम दूसरे देशों के नागरिकों को भी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी भी हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं ज़ेलेंस्की, और यही बात पुतिन को पसंद नहीं आ रही है। पुतिन को यह डर पैदा हो गया है कि यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका उनके देश यानी रूस को निशाना बना सकता है। रूस की सरहद तक अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को ला सकता है। ये डर लगातार पुतिन को सता रहा था। और इन सब के बीच एक छुपा हुआ नाम है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही इस लड़ाई में कहीं चीन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चीन छुपा छुपा इस लड़ाई में, इस युद्ध में अपनी मदद कर रहा है, क्योंकि वो रूस के पीछे खड़ा हो गया है। पुतिन और शी जिनपिंग की इस युद्ध को शुरू होने के पहले एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई मॉस्को में, और उसके बाद ही ये तमाम एक हफ्ते के भीतर घटनाक्रम दुनिया का बदला। जो दुनिया एक साथ कोरोना से लड़ रही थी, आज वो दुनिया इस महायुद्ध से परेशान है और डर इस बात का है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ने वाला है, कहीं परमाणु युद्ध तो नहीं हो जाएगा। ये तमाम बातें हैं और इन चारों नामों में से किसी एक नाम को आपको वोट करके चुनना है और बताना है कि सबसे बड़ा विलेन कौन सा है। जिन देशों के कारण आज दुनिया एक विश्व युद्ध के खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, उनकी ताकत, उनकी शक्ति को अब आप देख लीजिए कि अगर उनके इरादे नेक होते तो हजारों घरों में आज अंधेरा नहीं होता। इनमें पहला किरदार रूस का है, जो दुनिया में युद्ध की मारक क्षमता के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, जिसके पास 8.5 लाख फौजियों की सेना है। और इन शक्तियों का इस्तेमाल वो सोमालिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चेचनिया, सीरिया, क्रीमिया, जॉर्जिया और अब यूक्रेन जैसे देशों पर हमला करने में कर चुका है। अमेरिका पूरी दुनिया में सामरिक शक्ति में नंबर 1 पर है और इसके पास जो सेना है उसकी संख्या 13,90,000 फौजियों की है। लेकिन इस ताकत में अमेरिका जब तब क्यूबा से लेकर लीबिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों पर हमला करता रहा, यानी अपनी बात मनवाने की कोशिश अमेरिकी सेना करती रही है। और अगर यूक्रेन की बात करें तो इसकी युद्ध क्षमता तो दुनिया में 22वें नंबर पर आती है और सेना महज 2 लाख की है। और अब बात चीन की, जो सामरिक शक्ति के मामले में तीसरे नंबर पर है, जिसके पास 20 लाख फौजियों की सेना है। चीन इस पूरे आज के बदले हुए हालात का फायदा उठाते हुए ताइवान पर हमले कर रहा है। वो भारत, तिब्बत, वियतनाम और रूस पर भी अतीत में हमला कर चुका है और भारत पर तो लगातार दबाव आज की तारीख में भी बनाया हुआ है। धोखा देने में चीन को माहिर माना जाता है। बात रूस यूक्रेन युद्ध की चल रही है, जिसमें कल जब बेलारूस बॉर्डर पर दोनों देशों में बातचीत शुरू हुई तो लगा कि अब सुलह का रास्ता निकलेगा। दोनों मुल्कों ने रुख में नरमी दिखाई है, ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन यह सिर्फ प्रतीत हो रहा था। बात बनी नहीं, बात और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और मेरा सवाल आज इसीलिए इसी मुद्दे से सीधे तौर पर जुड़ा है, जिस पर मुझे आपकी राय का इंतजार है। रूस यूक्रेन युद्ध का, महायुद्ध का सबसे बड़ा खलनायक आपकी नजर में कौन है? ए, व्लादिमीर पुतिन, बी, जो बाइडेन, सी, वोलोदिमीर जेलेंस्की या डी, शी जिनपिंग? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब भेजिए। आपकी राय में शो के आखिर में दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान के आवाम या जो लोग इस शो को देख रहे हैं वो क्या समझते हैं, इस महायुद्ध का महाखलनायक कौन होता है। और ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान से 4,500 किलोमीटर दूर यूक्रेन में चल रही लड़ाई की आंच अब हम लोगों पर भी पड़ रही है, हिंदुस्तानियों पर। खार्किव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे नवीन शिखरप्पा की मौत हम सब के लिए बेहद दुख की बात है। कैसे हमारे नौजवान वहां से बाहर निकलें, सही सलामत अपने मुल्क हिंदुस्तान लौट आएं, कैसे इस युद्ध का खात्मा हो, इन सब सवालों के आप भी जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे और मेरे जहन में भी यही सवाल है। आज कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, उनका परिचय कराता हूं। बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ हैं और इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर और
रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का स्वागत है। खार्किव से इस चर्चा में मेरे साथ पूजा प्रहराज भी जुड़ेंगी, जो भारत की छात्रा हैं, नवीन शेखरप्पा की दोस्त हैं, वहां पर उनके साथ थी। आज सबसे पहली खबर पूजा के ट्वीट से ही पता लगी, जब नवीन उस खतरनाक शेलिंग में, उस खतरनाक गोलाबारी में चले गए हम लोगों के बीच से। हम उनका दुखद देहांत हो गया। इन सब से बात करें उसके पहले आपको दिखाते कि कैसे नवीन की आज मौत हुई और यूक्रेन में हर पल कैसे मौत का साया मंडरा रहा है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की यूक्रेन से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह है यूक्रेन के खार्किव में रूस के बड़े हमले की तस्वीरें। रूस का रॉकेट इस सरकारी बिल्डिंग पर गिरा और पल भर में सब कुछ धुआं-धुआं हो गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। 6 दिन से चल रही जंग के बाद अब रूस का रवैया और आक्रामक हो गया है। रूस यूक्रेन की सरकार पर सरेंडर का दबाव बनाने के लिए अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस ने कीव, खार्किव और चेर्निहिव जैसे यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव शहर में चल रहे रूसी हमले में एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई। 21 साल के कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वो खाने पीने का सामान लेने गए थे कि तभी हमला हुआ और नवीन की मौत हो गई। 2 दिन पहले ही शेखरप्पा की अपने पिता से बात हुई थी। तब उस पिता को क्या पता होगा कि जंग की जिद उनके घर के चिराग को बुझा देगी। ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಬಾರಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಶಾಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಟ್ರೈನು, ಬಸ್ಸು, लीव कड़िगे आमेले का। आलम यह है कि आज यूक्रेन में सिर्फ बम से ही नहीं, भूख से भी डर लगता है, क्योंकि आदमी बिना खाए पिए कब तक रहेगा। सैनिकों का ये लंबा कारवां देखिए। ये सड़क यूक्रेन की राजधानी कीव तक जाती है। रूसी सैनिकों का ये बेड़ा पूरे 64 किलोमीटर लंबा है। ये काफिला दक्षिण में एंटोनोव एयरपोर्ट से शुरू हो रहा है, उत्तर में प्राइबर्स इलाके में खत्म हो रहा है। ये दूरी करीब 40 मील की है। 28 फरवरी की ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तब ये काफिला कीव के उत्तर पश्चिम इलाके में सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी पर था। जाहिर है अब ये कीव के काफी करीब पहुंच चुका होगा। कुल मिलाकर ये तैयारी कीव पर फाइनल असॉल्ट की लग रही है। ऐसी आशंका है कि बुधवार के दिन कीव में कुछ बड़ा होने वाला है। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को एडवाइजरी जारी की है कि किसी भी हालत में आज कीव छोड़ दें। जो भी साधन मिले उसके जरिए कीव से बाहर निकल जाएं। लेकिन कीव से निकलना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले यूक्रेन के नागरिक भी जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं, लेकिन लोग ज्यादा हैं, साधन कम। कीव में ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी संवाददाता प्रणय उपाध्याय को भी कीव से निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हम इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर ट्रेन में हैं और ये ट्रेन चेर्नोवेस्की की तरफ जा रही है। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी है आज, वो वाकई में दिल दहला देने वाली है। वो तस्वीर बहुत डराने वाली है, क्योंकि कीव के वोक्जाल स्टेशन में, जो कि कीव का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। कि जो भी कीव में हालात बन रहे थे कि हम लोग जो सुन रहे थे कि किसी भी तरीके का केमिकल अटैक या किसी भी तरीके का हो सकता था,
तो उसके लिए हम लोग अभी तैयार नहीं है और किसी भी तरीके कोई हमें मदद नहीं मिल पा रही थी, और या फिर हम पूरी तरीके से, तो हम ये सोच रहे थे सबसे पहले हमें निकलना है कीव से। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि हमें कीव से निकलना। आखिर लंबे सफर के बाद प्रणय उपाध्याय कीव से लवीव शहर तक का सफर तय कर पाए, लेकिन लवीव शहर में भी हालात बहुत अलग नहीं थे। यूक्रेन से मुकेश यादव के साथ प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। तो तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास भारतीय छात्रों के पास चलेंगे जो इस वक्त यूक्रेन में है। पूजा प्रहराज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कानाबार दीप मेरे साथ हैं। तमाम VVIPs के पास जाऊं उसके पहले मुझे लगता है कि भारतीय छात्रों के सुध हमको लेनी चाहिए, जो बहुत मुश्किल से वहाँ पर एक एक सेकंड काट रहे हैं और सिग्नल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। पूजा, आज सुबह सबसे पहले आपने वो तस्वीर डाली, वो वीडियो डाला, जिससे पता लगा कि हम सबके बीच से नवीन अब नहीं है हमारे बीच में। क्या हुआ था, आप अगर वो घटना बता सके हमारे दर्शकों को। एक्चुअली नवीन का दोस्त हमारे पास आया हुआ था कुछ पैसे बोरो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेनियन करेंसी खत्म हो गए थे उनके पास। तो अचानक से उसको फोन आया और एक लेडी, नवीन के फोन से फोन आया था और वो लेडी कुछ बोल रही थी, तो इसको समझ नहीं आया। तो वो बोला कि दीदी ट्रांसलेट करके बताओ क्या बोल रही है। तो हम ट्रांसलेट, वो लेडी बोल रही थी कि इस फोन का जो ओनर है उसकी डेथ हो गई है और आप उसको मॉर्ग लेके जा रहे हैं ये वाले, और आप उसके बॉडी इस मॉर्ग से कलेक्ट कर सकते हो। तो तभी हमें पता चला कि उसकी डेथ हो गई। फिर पहले तो हमें फेक लगा, फिर बाद में हमने कंफर्म की यूनिवर्सिटी से, तो कंफर्म हुआ बाद में कि हाँ वो नवीन की बॉडी थी। तो किसी ने उसकी बॉडी को देखा, कोई कंफर्म कर पाया कि ये नवीन ही है? यूनिवर्सिटी से हमारे ऑफिशियल्स गए थे कंफर्म करने के लिए, उन्होंने कहा कि हाँ वो उसी की ही है। और नवीन क्यों बाहर गए थे? वो सुबह खाना लेने गया था। हमारा कर्फ्यू टाइम 6 बजे खत्म होती है, तो उसके बाद वो खाना लेने गया था। क्यू में लगा हुआ था सुपरमार्केट के, तो अचानक से ब्लास्ट हुई, वो गवर्नर हाउस उड़ा दिए, तो उसके पीछे ही इसका वो सुपरमार्केट थी, तो उधर ही इसकी डेथ हो गई। ये जो विजुअल्स में हम बड़ी सी सुंदर सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सुपरमार्केट है या गवर्नर हाउस है, क्या है ये गवर्नर हाउस है और सुपरमार्केट इसके जस्ट पीछे है। ये हमारा सिटी सेंटर का बिल्डिंग है, गवर्नर हाउस है ये। जी, तो इसमें और लोग भी थे जो इंडियंस रहे हों, जो वहाँ गए हों, कुछ आपको पता लगा इस बारे में, जो हताहत हुए हों? नहीं, फिलहाल तो हमें सिर्फ इसी का पता है, बाकी सारे र्यूमर्स फैला रहे हैं। पर जितना हमें कंफर्म है सिर्फ नवीन की डेथ हुई है, बाकी किसी की नहीं हुई है फिलहाल। पूजा, मैं आपके ट्विटर पे गया, आपकी टाइमलाइन पे मैं देख रहा था, आप थोड़ी सी मायूस लग रही हैं, मदद आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है खाने पीने की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से? अभी मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ। हमारा अभी लाइन लगा है, क्यू लगा है मेस फूड के लिए, और हॉस्टल में हम खाना दे रहे हैं। और अभी अराउंड हमारा यहाँ कितना हो रहा है टाइम, 4:30-5 बज रहे हैं, पर अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं खाए हैं ये लोग। अभी ब्रेकफास्ट खाएंगे, तो क्यू में लगे हुए हैं। खाना खत्म हो रहा है स्टोर में, हॉस्टल में? स्टोर में खाना खत्म हो रहा है और बड़े मुश्किल से हमें जो भी मिल रहा है हम वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अराउंड 1500 बच्चे डेली खाना खाते हैं। ये अभी आज का मेन्यू है, उपमा और सांबर खत्म हो गया शायद। अगर एक चीज आप मांगना चाहेंगी इंडियन अथॉरिटी से, तो क्या चाहिए आपको अभी? हमें जल्द से जल्द हमारे बच्चों को, जल्द से जल्द, मुझे चाहे छोड़ दे, पर हमारे बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से रेस्क्यू करवा दे। आपको उम्मीद लग रही है? खार्किव में तो सिचुएशन बहुत टेंस है, लगातार शेलिंग हो रही है। यही तो रीजन है आज की कि हम क्यों ब्रेकफास्ट नहीं कलेक्ट कर पाए। बाहर शेलिंग हो रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, आसपास बॉम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं, तो हम घर हॉस्टल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे खाना लेने के लिए। इसीलिए तो उनको आज 5 बजे ब्रेकफास्ट मिल रहा है। तो मतलब ब्रेकफास्ट के इनको तो डिनर ही हो गया एक हिसाब से। एक लास्ट में सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपने अपने ट्वीट्स में सोनू सूद को टैग कर रखा है। हाँ जी। क्यों? जब पीएम ऑफिस से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रही है, जब एम्बेसी वाले कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जब कोई उम्मीद की सारे मतलब पाथ क्लोज हो जा रहे हैं, तो मुझे लगा शायद सोनू सूद ही हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, आपको लॉकडाउन वाले सोनू सूद याद आ गए जो इंडिया में लोगों की हेल्प कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा, ओके। आप, मुझे लगा आप सोनू सूद को शायद जानती हैं, इसलिए आप उनको टैग कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, उन्होंने काफी हेल्प की हुई है पब्लिक की, तो मैंने उनका वो काफी चर्चा है
जब पीएमओ ऑफिस से, एम्बेसी से, कहीं से कहीं सारे उम्मीद खत्म हो गए। तो इंडियन एम्बेसी से, इंडियन मिशन से किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया? एक ट्विटर हैंडल डाला गया है @ऑफ-गंगा हेल्पलाइन, क्या आपने वहाँ रिक्वेस्ट डाली हुई है, अपने नंबर कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं? हमारे सारे बच्चों के सारे कॉन्टेक्ट्स वहाँ पे है, सारा कुछ उनके पास है। हमने कब से अपील की हुई है कि हमें हमारे जो 4000 बच्चे फंसे हुए हैं उनको प्लीज आप इवैक्यूएट करवा दो। मेरे साथ अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरे साथ 3 और वीवीआईपीज हैं, उनके पास चलूँगा सीधे। प्रियंका जी, हम देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, आपकी टाइमलाइन पर भी देख रहा हूँ मैं जाके ट्विटर पर, आप लगातार लिख रही हैं, आप लगातार वहाँ फंसे हुए स्टूडेंट्स की मदद के लिए गुहार लगा रही हैं। आज नवीन हमारे बीच में नहीं है खाने की कमी के चलते, क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, बहुत दुख है और मैं मानती हूँ पूरा देश ही ये परिस्थिति देखकर दुखी है, और ख़ास करके वो सारे पेरेंट्स जो ये जैसे ही उनको ये खबर मिली होगी और उनके बच्चे अभी भी खारकीव में फंसे हुए हैं, उन सभी को और थोड़ा टेंशन बढ़ा होगा। तो बस अभी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द हम लोगों को वहाँ से निकाल सकें, हम अपने जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस देश में ला सकें, सुरक्षित ला सकें, और एक ही दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है वो मैं उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि लास्ट होगी। तो दिस इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट। और इस समय पर जब सरकार काम पे लगी हुई है, मैं बस उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन के जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे नहीं जा पा रहे हैं, तो किसी तरीके की व्यवस्था की जाए, कोई सेफ्टी जोन बनाया जाए जहाँ से उनको, या सेफ्टी कॉरिडोर बनाया जाए कि उनको वेस्टर्न कॉरिडोर लेकर जा सके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। जी प्रियंका जी, अब तो सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, 4 मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी दे दी गई है। मेरे ख्याल से जनरल वीके सिंह तो पहुँच भी गए हैं, बाकी लोग भी पहुँच जाएंगे। इज़न्ट इट काफ़ी नहीं है ये? नहीं, मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने आऊँगी। मैं 15 तारीख से, जब से वो एडवाइजरी निकली थी, मैं तभी से कह रही थी कि हमें इवैक्यूएशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और तुरंत से तुरंत हमें अपनी फ़्लाइट्स भेजनी चाहिए और बच्चों को निकालना चाहिए। पता नहीं कब जंग छिड़ जाए। सबसे पहली फ़्लाइट 22 तारीख को आई थी और वही आखिरी फ़्लाइट थी जहाँ 240 बच्चे आए थे। अभी भी जो एयरक्राफ्ट जा रहे हैं 1 या 2 ट्रिप्स कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 बच्चे निकल पा रहे हैं और 20,000 से ज़्यादा हमारे वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो इस समय पे मैं कोई किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। बस यही है कि गवर्नमेंट पूरा फोकस उन पे बनाए रखे, प्रायोरिटी करे। प्रधानमंत्री जी खुद बार बार मीटिंग ले रहे हैं, तो ये उम्मीद है। सुधांशु जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, इसमें लिया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़ी जिम्मेदारी है, अभी भी हजारों की संख्या में बच्चे, कम से कम 10,000 बच्चे यूक्रेन में है, कैसे आएंगे वापस? देखिए, जिस छात्र ने अपनी जान गंवाई है, सर्वप्रथम तो मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिवार वालों के लिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके पिताजी से बात किया है। सरकार पूरी संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ काम कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब किसी देश की सेना के द्वारा सीधे कहीं रिहायशी इलाकों पे हमले हो रहे हैं। इससे पहले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए वो इंटरनल लड़ाई हुई, चाहे लेबनान में हुई हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया में हुआ हो, वियतनाम का वॉर हुआ हो, सोमालिया इथियोपिया में हुआ हो, मगर सीरिया में हुआ हो, इराक में, मगर ऐसा नहीं हुआ था कि बाकायदा फौजी हमले वो भी एक शक्तिशाली देश के रिहायशी इलाके में हो रहे। तो इस चीज कितनी खतरनाक और संवेदनशील है समझा जा सकता है। जैसे प्रियंका जी ने कहा, उनकी बात से मैं सहमत हूं। जो पूर्वी इलाका है यूक्रेन का, जहां पर रूस की दखल बहुत जा चुकी है, वहां के बच्चों को निकालना एक चुनौती है। पश्चिमी इलाके जो है, वहां सरकार ने यह काम किया है कि पश्चिमी सीमा से लगे हुए जितने भी देश हैं, जिसमें पोलैंड है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, वहां की सरकारों से बात कर ली है कि जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर आएंगे उन्हें बगैर वीजा के वहां एंट्री दे दी जाए। और सुधांशु जी, भारत के संबंध रूस के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी बड़े कॉर्डियल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी हम नॉन अलाइंड दिखाई दें। सवाल ये उठ रहा है कि जो खार्किव फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे अभी पूजा मेरे साथ जुड़ी हुई थी, वो बता रहे हैं कि 4000 स्टूडेंट्स अभी भी खार्किव में हैं। खार्किव में हमेशा शेलिंग चल रही है, एक बच्चा इसी शेलिंग में शिकार हो गया। कैसे निकालेंगे? क्या कोई रास्ता निकल सकता है कि ज़ेलेंस्की से प्राइम मिनिस्टर बात करें, पुतिन से बात करें कि भाई इस टाइम तक के लिए शेलिंग ना की जाए, हम अपने लोगों को निकालना चाहते हैं? ये
असमंजस दिखाई दे रहा है। नहीं सुमित जी, जो आपने बात कही तो प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने पुतिन से बात किया। हम इसीलिए आप देखिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में जो प्रस्ताव आ रहे हैं, हम उसमें इसीलिए तटस्थ रुख अख्तियार किए हुए हैं। इसीलिए आपको ध्यान हो कि भारत की झंडा लगी हुई जो गाड़ियां हैं उन पर फिलहाल सामने से न रूस की सेना अटैक कर रही है, न यूक्रेन की सेना अटैक कर रही है। जहां आपने बात कही तो हमारी सरकार ने पहले भी ये करके दिखाया। याद करिए जब यमन में हजारों लोग फंस गए थे तो सिर्फ भारतीय जहाजों को आने देने के लिए 2 घंटे के लिए यमन में वहां के लड़ाके और सरकार दोनों एयरपोर्ट पे फायरिंग रोक देते थे, और इसका लाभ ये हुआ था कि हमने अपने नहीं 19 तो ये एग्जाम्पल यूक्रेन में भी होना चाहिए ना सुधांशु जी, ये तो मैं कह रहा हूँ। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जो यमन में हुआ वो यूक्रेन में क्यों नहीं हो सकता है? मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। अब आप यह भी बात समझिए कि जिस समय दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है, भारत सरकार भी निगोशिएट कर रही है, इसी प्रकार का रास्ता चूंकि हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि आगे रास्ता चलेगा। इसीलिए मैंने बात दिलाया कि वियतनाम वॉर, कोरिया वॉर, लेबनान, सीरिया, इन सब जगहों के हालात अलग थे, यहाँ सीधा अटैक हो रहा है। अब देखिए कई बार जैसे हम लोगों ने भी एक वीडियो देखा जिसमें बच्चों ने कहा कि भाई किसी तरीके से हमको निकालिए, इंडियन आर्मी यहाँ पे आ जाए, निकालिए। ये बात उनका इस समय दुख और कष्ट समझा जा सकता, पर हम जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं, इंडियन आर्मी तो वहां जाके नहीं निकाल सकती। अब वहां पर जो राजधानी है वही सीज हो गई, और हमारा वहां दूतावास भी कोई बड़ा दूतावास नहीं था। कम से कम 6-7 हजार बच्चे यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके या तो रोमानिया में है, या पोलैंड में है, या स्लोवाकिया में है, उनको लाने की कोशिश के लिए 1 प्लेन जा रहा है, 2 प्लेन जा रहा है। जो बात प्रियंका जी कह रही थी कि 500 बच्चे एवरेज बाहर आ रहे हैं पर डे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक दिन में 1000 बच्चे बाहर आ जाएं, 2000 बच्चे हम फ्लाई डाउन करा लें? इसमें कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत बताता हूं कहां से आती है। 20,000 के लगभग बच्चे हैं एट ए टाइम। एक प्लेन में 200 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, यानी 100 से अधिक प्लेन फ्लाइट चाहिए, 100 से अधिक फ्लाइट, जबकि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन हो गया है। उसके आसपास के देशों में भी वो हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं, वो जितनी फ्लाइट्स एक दिन में अनुमति देंगे उसमें अधिकतम करने का प्रयास कर सकते हैं। अब मानवीय बात है, 100 फ्लाइट्स के लिए तो कोई देश एकदम से या 50-50 फ्लाइट के लिए अनुमति नहीं देगा, इतने बच्चे भी आ जाएंगे तब। इसीलिए सरकार ये पूरा प्रयास कर रही है। जो एक सफलता हमें मिली है कि पड़ोस के देशों ने इस बात पे एग्री कर लिया है, पोलैंड जैसे देश। आई होप दीप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां फंसे हुए, दीप आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। तसल्ली मिल रही है कि कोशिश कर रही है सरकार, जल्द वापस लौटेंगे आप? दीप, तसल्ली तो मैं नहीं कहूंगा मुझे मिल रही है, क्योंकि हमारे पास खाना भी नहीं है, हमारे पास पानी भी नहीं है, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। हम 6 दिन से इसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, और 6 दिन से ईस्टर्न रीजन के लिए कोई अपडेट हमें नहीं मिली है। और जो भी अपडेट मिली है वो यही कह रही है कि आप जिधर है उधर रुके जाइए। और रुकने पे भी हमारा खाना पीने का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि हम अगर बाहर जाए तो हमें शेलिंग का डर है, और बाहर अगर एक बार लाइफ के रिस्क पे हम चले भी जाए तो भी स्टॉक आउट हो जाता है। तो हमारे पास कम से कम 3 दिन से तो खाना है ही नहीं, और जो भी हमें हेल्प हमारे जो एजेंट या वार्डन प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे हम नहीं निकाल सकते और 6 दिन या और 10-12 दिन। मतलब हमारे पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का है, उससे ज्यादा हमारे पास स्टॉक भी नहीं है। और ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो ना हम फोन चार्ज कर सकते हैं, ना हम किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ना ही हम इधर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बाहर कंटिन्यूस मिलिट्री की पेट्रोलिंग चल रही है। और अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे ही पहले हमारे थोड़ी ही दूर एक सुपरमार्केट था, वहीं पे एक ब्लास्ट हुआ है। तो हम अगर सामान लेने भी जाए लाइफ के रिस्क पे तो मतलब ही क्या है फिर? तो इंडियन गवर्नमेंट से कुछ अपडेट तो आनी चाहिए, स्पेशली ईस्टर्न रीजन के लिए, कि जो खाई में बच्चे फंसे हुए हैं, जो खार्किव रीजन में बच्चे फंसे हुए हैं, सुमी है, निप्रो है, उन सब बच्चों को पहले निकाला जाए, इंस्टेड ऑफ जो बच्चे सेफ है, जो चरनिप्ती और उन सारी इट्स अ वॉर दीप। और जो सिचुएशन है हम सबके सामने है। हम समझ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी किस तरह की मुसीबतों में कोई भी फैसला लेने के लिए कितनी मुसीबतों को सामना कर रही होगी। रागिनी नायक मेरे साथ हैं। रागिनी जी, आपने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सवाल पूछे आपने सरकार से। क्या कर सकती थी सरकार, क्या करना चाहिए? सुमित जी, आपने आज शुरुआती वक्तव्य में कहा कि 4,500 किलोमीटर की दूरी पर जो यूक्रेन में महायुद्ध चल रहा है उसकी आंच भारत तक आ गई है। मैं कहूंगी सिर्फ आंच नहीं आ गई है, हमारे बच्चे उस आग पे झुलस रहे हैं, और एक बच्चे की तो आज जान ही चली।
सबसे पहले मैं शोकाकुल परिवार को सांत्वना देना चाहती हूँ, नवीन को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि आज आपने जो बड़ा सवाल पूछा कि इस महायुद्ध का खलनायक कौन है, 4-5 चेहरे और नाम गिनाए। मुझे लगता है कि आज भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको इस विषम परिस्थिति में पहुंचाने के पीछे भी कुछ खलनायक जरूर हैं और उनकी विफलताओं का भी पर्दाफाश उसी तरह से होना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ सुमित जी, आपने पूजा तक संपर्क कैसे साधा? एक और छात्र जो आपके साथ बैठे हैं उनके साथ संपर्क कैसे साधा? यदि आप ये संपर्क साध सकते हैं, यदि और मीडिया चैनल ये संपर्क साध सकते हैं, इंडियन एम्बेसी नहीं साध सकते? ये इंडियन एम्बेसी को पहले उनके ऐप पर संपर्क खुद करें, तब इन्हें जवाब मिलेगा। कितने विजुअल्स, कितने वीडियो हमारे सामने आए जो बच्चे खुद नंबर डायल कर रहे हैं, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। कल एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़की कह रही है कि 3 भारतीय छात्राओं को अगवा कर लिया गया है। मैं 4-5 सवाल पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, सुधांशु जी से, पर दुख की बात यह कि सुधांशु जी से जब भी कठिन सवाल पूछा जाए वो हिस्ट्री के टीचर बन जाते हैं, वो इतिहास के पन्ने पलटने लगते हैं। जो तत्कालीन समस्या है उस पर जवाब नहीं देते। क्या कोई ऐसा डेटा, क्या कोई ऐसी सूची मोदी सरकार, विदेश मंत्रालय या एम्बेसी के पास है जिससे हमें पता चले कि हमारे कितने बच्चे लापता हैं, जिनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो अनअकाउंटेड है? क्या कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसी सूची भारत सरकार के पास है जो ये बताती है कि सबसे खतरनाक जोन में कितने बच्चे हैं? बॉर्डर पर बमबारी, गोलाबारी के बीच में फंसे कितने बच्चे हैं? क्या कोई एक डिटेल इवैक्यूएशन प्लान है कि बंकर से कैसे बॉर्डर तक पहुंचाया जाए? अगर बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर है तो कैसे पहुंचाया जाए? जो बॉर्डर पर फंसे हुए उन्हें सेफ पैसेज कैसे दिया जाए? एक सवाल मोदी जी से भी है मेरा, साफ तौर पर वो विदेश नीति को हमेशा पर्सनल रिलेशन से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। साड़ी शॉल, झूला झूलना, ISI को बुला लेना, नमस्ते ट्रम्प। तो क्या मोदी जी ने स्वयं संपर्क साधकर ये सेफ पैसेज सुनिश्चित किया है? रशिया और यूक्रेन के हेड ऑफ द स्टेट से बात कर ये सुनिश्चित किया है कि उनकी आर्मी हमारे देश के बच्चों के साथ बदसलूकी नहीं करेगी, बॉर्डर पर पिटाई नहीं करेगी? अरे कूटनीति तो स्वाहा हो जाती है जब बच्चे कूटे जाते हैं और गन शॉट्स फायर किए जाते हैं। मुझे जानना है कि इंडियन एम्बेसी जो लगातार कह रही है कि बॉर्डर कंट्री से बात कर रहे हैं, कौन सी बॉर्डर कंट्री ने सेफ पैसेज? प्रियंका जी, आप एलिगेशन में नहीं जा रही थी, लेकिन रागिनी जी ने सीधे तौर पर सरकार पे सवाल खड़े कर दिया। रागिनी में आऊंगा, मैंने आपको बड़ा अनइंटरप्टेड मौका दिया। प्रियंका जी, एलिगेशन का वक्त नहीं है, हम सबको, पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हज़ारों की संख्या में हैं अपने घरों के नौनिहाल वो सुरक्षित वापस आ सकें। दीप हम सबको सुन रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि दीप जब यहाँ से जाएं इस चर्चा में से तो वो डीमोटिवेट होकर जाएं कि मैं किन लोगों के बीच में इस चर्चा में शामिल हो गया। आलोक जी, मैं आता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, प्रियंका को जाना है। प्रियंका, आपको क्या लगता है कि सरकार के पास कोई तरीका है, क्योंकि ईस्टर्न जोन तो बहुत ज़्यादा टेंस है वहाँ पर? मैं बस यही कहूँगी, सबसे पहले दीप को मैं ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि देश के हर एक पॉलिटिकल पार्टी आप सबके साथ खड़ी है और हम केंद्र सरकार से पूरी अपनी आवाज़ बुलंद कर आप लोगों के लिए उठा रहे हैं, आपको वापस लाने के लिए कर रहे हैं। बस मैं ये कहूँगी कि अगर बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी का पर्सनल इक्वेशन यूक्रेन से अच्छा है, रशिया से अच्छा है, तो उन पर पूरा दबाव बनाकर एक सेफ्टी कॉरिडोर बनाना ही होगा जहाँ पे हमारे ये बच्चे जो ईस्टर्न साइड में फंसे हुए हैं, हम उनको वेस्टर्न बॉर्डर्स तक लेकर जा पाएँ और उनको सुरक्षित वापस देश में ला पाएँ। प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। एंड जो दीप कह रहे थे कि वो बात सही कह रहे थे, जो वेस्टर्न बॉर्डर्स से सामने हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करके अभी रादर फोकस इस पे होना चाहिए कि ये जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकले। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। एंड मैं दीप को बस यही कहना चाहूँगी, हम सब आपके साथ हैं और हम सब आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। दीप, हमारी दुआओं में आप हैं। हम आप जैसे तमाम हज़ारों छात्र, आलोक बंसल जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आलोक जी, मैं आपको लेके आना चाहूँगा इस चर्चा में। रास्ता बताइए, दीप जैसे लोग जो ईस्टर्न कॉरिडोर पे, ईस्टर्न रीजन में फंसे हुए हैं, उनके लिए कौन सा कॉरिडोर बन सकता है कि ये लोग वेस्टर्न बॉर्डर्स तक आ सकें? पर्सनल केमिस्ट्री, पर्सनल इक्वेशन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कही जा रही है, क्या वो एक रास्ता हो सकता है? देखिए, अभी तक जो भारत ने जो रास्ता अपनाया है, हमने एक तटस्थता का रास्ता अपनाया है, क्योंकि दोनों ही रूस और यूक्रेन से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन अब जबकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक भारतीय छात्र की जान चली गई है,
मेरे विचार से अब भारत को एक प्रस्ताव लाना चाहिए जिसमें हमें मानवीय आधार पर 24 घंटे के लिए युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए, जिससे कि सभी अन्य तृतीय राष्ट्रों के जो नागरिक वॉर जोन में हैं उनको निकलने का एक मौका दिया जाए। सामान्यतः हर युद्ध में इस तरीके के पॉज दिए जाते हैं। मानवीय जो सीज फायर है उसकी हमें मांग करनी चाहिए। हम सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, अगर हम यह प्रस्ताव लाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्र इसका विरोध कर पाएगा, और रूस के लिए भी इस पे वीटो करना बहुत मुश्किल होगा। चीन के भी छात्र आज की तारीख में करीब 6000 छात्र यूक्रेन के अंदर हैं, तो शायद वो भी इसका विरोध ना कर पाए, और अन्य सभी राष्ट्र तो वैसे ही रूस का विरोध कर रहे हैं, तो ये प्रस्ताव जा सकता है। क्योंकि बिना किसी युद्ध विराम के कोई कॉरिडोर बनाना आज की तारीख में संभव नहीं है। आपके जो सबसे ज्यादा छात्र हैं वो कीव और खार्किव में हैं, जो यूक्रेन के सबसे बड़े शहर हैं, और ये अभी यहाँ पे युद्ध लड़ाई चल रही है, जिसके चारों तरफ सेनाएं हैं, युद्ध लड़ाई चल रही है। आप कॉरिडोर निकाल भी दें, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किसकी मौत इनफैक्ट आलोक जी, आज ही रूस की जो एजेंसी है स्पुतनिक, उनके हवाले से खबर आई कि भाई जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के आसपास जो लोग रहते हैं वो खाली कर दें, वो चले जाएं कीव से, खार्किव से, लीव से, उस जगह को दूर कर दें। ऐसा लग रहा है कि कोई रात को बहुत बड़ा अटैक होने वाला है जिसमें वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। और ये चीज़ें मैं यहाँ बैठ के घबरा रहा हूँ, तो दीप जैसे बच्चे जो वहाँ पर हैं, जो हमसे मेरे से उम्र में आधी उम्र के होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रूस के हमले हो रहे हैं, मिसाइल और बॉम्ब से हो रहे हैं, और भारतीय दूतावास ने भी सोमवार को जो एडवाइजरी की थी वो यही थी कि वीकेंड के बाद जो है ट्रेन चल रही हैं, और भारतीय छात्रों से गुजारिश की गई थी कि वो कीव से बाहर निकले। तो कीव से निकलना आज भी संभव है, खार्किव में निकलना और ज्यादा मुश्किल है। और जो नागरिक हैं, जो छात्र हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, एक अच्छी चीज जो है कि इन राष्ट्रों में द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के कारण बंकर्स बड़ी ज्यादा संख्या में है। तो छात्रों से ये जो निवेदन है वो यही है कि वो लोग जब तक बंकर में रहें, जब तक की स्थिति सामान्य ना हो जाए, जितना कुछ स्टोर कर सकते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, वो स्टोर करने की कोशिश करें। जहां से रहा है दिक्कत तो वही है, वो खाने पीने का सामान लेने तो नवीन बेचारा बाहर गया था, और आज नवीन हमारे बीच में नहीं है, उसी पर अटैक हो गया, उसी वक्त अटैक हो गया। सुधांशु जी, एक बड़ा सकारात्मक सुझाव आलोक बंसल ने दिया कि सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के नाते, और अब तो हम आहत हैं, हमारे बीच का एक छात्र चला गया इस युद्ध में, हमको ये प्रस्ताव लाना चाहिए कि युद्ध विराम लगे 24 घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए, और उतनी देर में हम रेस्क्यू कर सकें। ऐसी कोई कोशिश विदेश मंत्रालय करेगा या कर रहा है या सोचेगा? देखिए, पहली बात मैं तथ्यात्मक जवाब दे देता हूं। हमारी सरकार ने 22 जनवरी को यह एडवाइजरी जारी करके कहा था, क्योंकि वहां ज्यादातर जो छात्र गए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू गए, तो इसलिए वो सब 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा दें। तो जो संख्या की बात रागिनी जी ने कही थी, 19,973 के आसपास हमारे वहां पर नागरिक हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा छात्र हैं। सरकार ने इसीलिए एडवाइजरी जारी की थी कि जल्दी से जल्दी बाहर निकले, परंतु ये एक मानवीय मनोविज्ञान है, व्यक्ति को लगता है कि अंतिम समय तक नहीं, शायद सब ठीक हो जाएगा, सारी बातें ठीक हैं। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा, जो हमारे अभी रक्षा विशेषज्ञ जी ने बात कही, जो पूर्वी क्षेत्र में फंसे हुए लोग, वहां पे जो भी समस्या है, पर इस समय वो जहां है वहीं पे रहें, क्योंकि यदि हम निगोशिएट करके उनको निकालने का सेफ पैचेज बना पाए तो हमारे पास आइडेंटिफाइड तो रहे कि इन जगहों पे भारतीय लोग हैं। क्योंकि यदि वो अपने आप निकलने लगेंगे तो वॉर जोन में किसी की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करना संभव नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, दुख की बात है कि इस समय राष्ट्रीय दल होने के बावजूद रागी नायक जी ने जो बोला, कांग्रेस पार्टी ऐसी बचकानी हास्यास्पद बयान देने लगती है। अरे भाई, किसी भी देश में एम्बेसी वहां की सरकार के थ्रू ही तो काम करती है। ये एम्बेसी के पास कोई अपना नेटवर्क होता है। जब वहां सरकार ही क्रिपल्ड हो चुकी है, राजधानी सीज्ड है, आज वहां की सरकार पूरी तरीके से एक प्रकार से अपदस्थ हो चुकी है, और पूर्वी क्षेत्र में तो यह स्थिति है कि नियंत्रण किसका है यही आपको स्पष्ट नहीं है, न यूक्रेन की सरकार का मुख्य नियंत्रण है, न वहां का। तो वैसे में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की बात करना मेरे विचार से इस अत्यंत संवेदनशील और जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर है। और इनकी एक लाइन और कह दूं, संवेदना की जहां तक बात है, अरे तो यूक्रेन छोड़िए, जो बगल में पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहे थे शरण मांगने के लिए, तो उनको तो नहीं दी जाएगी सदस्यता, इसलिए आंदोलन मैं राजनीति में यहाँ ये कर रहे हैं, इसलिए हम उस राजनीति जवाब दीजिए, दीप राजनीति जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं जल्दी से। हाँ,
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे दीप का हौसला टूटे ऐसी मंशा किसी की भी नहीं है। मैं समझती हूँ सुधांशु जी की भी नहीं होगी, मेरी भी नहीं है, प्रियंका जी चली गई है, उनकी भी नहीं। लेकिन दीप के सामने वस्तु स्थिति ठीक से बताई जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन एम्बेसी ऑपरेटिव नहीं है, अपदस्थ हो गई है सरकार, सुधांशु जी कह रहे हैं। इंडियन एम्बेसी ही तो एडवाइजरी जारी कर रही है ना। वहां पर एक एडवाइजरी में कहा जाता है कि 26 जनवरी को जो एडवाइजरी आती है कि आप गूगल मैप के सहारे ढूंढ लीजिए बंकर और अपने आप को बचा लीजिए। फिर एक एडवाइजरी आती है, वो कहती है कि 22, 24 और 26 जनवरी को फ्लाइट्स चलेंगी एयर इंडिया की। युद्ध शुरू होते ही वो फ्लाइट रद्द हो जाती है। फिर ये कहा जाता है कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और 25 हजार की टिकट 70 हजार की हो जाती है आपदा में अवसर। अब ये कहा जा रहा है कि कीव रातों रात छोड़ दीजिए। ऐसे में जब बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, जब क्रॉस फायर है, शेल फायर है, तो इस तरीके का भ्रम और संशय फैलाने का काम अगर इंडियन एम्बेसी करेगी, अगर भारत सरकार करेगी, तो दीप का हौसला बुलंद नहीं होगा। मैं जो कह रही हूँ वो बातें महत्वपूर्ण है सुधांशु जी। अगर अमेरिका की तरह 15 जनवरी को ही आपने ये सुनिश्चित कर लिया होता कि बॉर्डर कंट्रीज से बात कर ली जाए, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, सब सेफ पैसेज दे विदाउट प्रायर अप्रूवल, तो आज बॉर्डर पर हमारे स्टूडेंट्स फंसे नहीं होते। जो मैंने 5 सवाल पूछे उन्हें सुझाव भी मानिए। सूची केवल इसकी नहीं बनानी है कि कितने विद्यार्थी फंसे हुए हैं। 19,000 कुछ संख्या मैं एक बार दीप से सूची बनाइए। एक बार दीप से कमेंट लेना चाहता हूँ। बॉर्डर पर है, दीप, कंफ्यूजन था इंडियन एम्बेसी की तरफ से वहां पे इवैक्यूएट होने को लेके, निकलने को लेके, वॉर शुरू होने के पहले। दीप, क्यों नहीं आप लोग निकले वहां से? सर मैं कंफ्यूजन तो सर हमारा निकलने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर हम निकलते तो भी जो ट्रेन स्टेशन है, जो भी रेलवे स्टेशन है, जो भी बसेस है, वो फुल होती है और यूक्रेनियन सिटीजन भी अपनी सेफ्टी के लिए उसमें ट्रैवल करते हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपनी तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जो निकल चुके हैं, बट जो निकले हैं उन्होंने हमें बताया है कि वो सिचुएशन बहुत वर्स्ट है कि आप छोटी सी जगह में अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो आप बैठ ही नहीं सकते। वो चीज हो ही नहीं सकती क्योंकि मेट्रो स्टेशन पे या ट्रेन स्टेशन पे भीड़ ही इतनी है कि आप चढ़ ही नहीं सकते ट्रेन पे। और अगर आप 10-15 जनों का ग्रुप लेके चल रहे हो, जो भी 10-15 जने एक शहर से हैं, तो सबका साथ में पहुंच पाना सेफली से ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कुछ बंदे छूट ही जाएंगे। और दूसरी चीज कि हम 4th ईयर 2nd ईयर वाले स्टूडेंट हैं, हमारी डिग्री आने वाली है, हमको क्या पता कि इतना क्रिटिकल हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी से भी तो अपडेट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा ही होने वाला है, गवर्नमेंट को पता ही है कि जब सिचुएशन क्रिटिकल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से क्यों ये अपडेट नहीं आई कि आपका ऑनलाइन एजुकेशन आप सब निकल जाइए। दीप जैसे हजारों छात्र आज की तारीख में वहां फंसे हुए हैं और हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं सुधांशु जी, दीप, रागिनी जी, आलोक जी, जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं, वो अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि दीप जैसे हजार छात्र जो अभी भी यूक्रेन में हैं वो सुरक्षित वापस आ सकें। अगर ये वॉर इसी तरीके से चलता रहा, पहली बात तो वॉर ही खत्म हो जाए तो बेस्ट होगा। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा वक्त की कमी है, लेकिन एबीपी न्यूज़ लगातार ये बड़ी कवरेज महायुद्ध से जुड़ी हुई दिखा रहा है और हमारा एकमात्र मकसद है वहाँ पर फंसा एक एक बच्चा, उसको सुरक्षित वापस भारत लेकर आना है। इसमें जो भी कोशिश एबीपी न्यूज़ की बन पड़ेगी उसमें हम जी जान से कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।